हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा IAS में। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक्स की ये हमारी क्लासेस हैं और इकोनॉमिक्स की आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स पर क्लास करने वाले हैं जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा और काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी टफ और परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आरबीआई की एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से वो क्या करता है, महंगाई को नियंत्रित करता है कि देश में महंगाई ना बढ़े। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके हम लोग यूपीएससी के लिहाज से इसकी बात करेंगे। तो यूपीएससी के लिहाज से का मतलब यूपीएससी के लिए हम इसमें जैसे कभी कभी क्या करेंगे, आप लोग भी पढ़ते रहेंगे तो एक चीज आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपको पढ़ते हुए, जैसे एक लड़का एक दिन एक लड़के से पूछा था, एक लड़के का नाम था देव जो कि यहाँ पर पढ़ाई करता था। उस लड़के से पूछा गया कि बताइए दक्षिण की लोमड़ी किसे कहते हैं, और वो लड़का नहीं बता पाया। तो जिसने पूछा था, जो लड़का, वो 10 साल से 12 साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था और उसी ने पूछा था। बाल वाल सब गिर चुके थे, गंजा हो गया था और वो बता नहीं पाया। तो वो लड़का जानते क्या बोला? वो बोला, हाँ यही पढ़ते हो, जब आपको दक्षिण की लोमड़ी नहीं पता है तो कैसे आपका होगा। तो ऐसे लोगों से आप क्या करें, सावधान रहें। ऐसे लोगों की बात मेरी समझ आ रही ना? हाँ, इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर कभी आ गया तो, अरे कभी आ गया तो हम कह रहे हैं 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होगा। तो एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरे के पूरे 98% आप पूरे क्वेश्चन को आप खराब कर देंगे, तो ये आपकी बुद्धिमानी नहीं है ना? तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, खास तौर पे हम उन्हीं टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट, और आपके प्रतिवर्ष, चाहे वो सिविल सर्विसेज आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, हर वर्ष के एग्जाम में आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे, पिछली क्लास में हमने आपको बता ही दिया था, लेकिन उसकी कोई वीडियो नहीं है तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। मौद्रिक नीति का मतलब, पहले तो आरबीआई इसको अपनाता है। अब मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। आरबीआई का उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति के माध्यम से यह महंगाई पर नियंत्रण रखता है। इंपॉर्टेंट बात, अगर महंगाई पर नियंत्रण रखना है, देश में महंगाई ना बढ़े, तो आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति अपनाता है। अभी कैसे होगा, महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे महंगाई कंट्रोल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम अभी बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा, मौद्रिक नीति के माध्यम से जो आरबीआई है वो क्या करता है, महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। ना केवल यह महंगाई को कंट्रोल करता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि दर को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। आर्थिक समृद्धि दर का मतलब है देश की जीडीपी बढ़ाने का काम करता है ना? देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का काम करता है। तो ये सरकार की राजकोषीय नीति के साथ भी मिलकर के काम करता है। सरकार की राजकोषीय नीति जो होती है, सरकार की राजकोषीय का मतलब है कि सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसके माध्यम से सरकार क्या करती है, देश में विकास, आर्थिक विकास कार्यक्रम लागू करती है, आर्थिक विकास करने का प्रयास करती है। उसी आर्थिक विकास को पूरा करने का, यानी उसके सरकार के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से मदद करता है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर, अगर हमसे कोई कभी पूछता है कि, अगर मान लीजिए अभी हमसे कोई पूछ ले, एक अचानक से मान लीजिए कोई पूछ ले कि भाई मौद्रिक नीति क्या है, तो हम कहेंगे कि आरबीआई की एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से यह क्या करता है, महंगाई को कंट्रोल करता है। ध्यान में रखेंगे, महंगाई को, है ना, महंगाई पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण। तो ये बात हमें ध्यान में रखना होगा कि मौद्रिक नीति क्या है। हमसे अगर कोई एक शब्द में पूछे तो हम सीधे सीधे हमें जवाब देना चाहिए कि आरबीआई की एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से यह महंगाई पर नियंत्रण करेगा। दूसरी बात, हम लोग ये भी कहेंगे कि यह आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का भी कार्य करता है। किसको बढ़ाएगा? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब तो आप लोगों को पहले से पता है। आर्थिक समृद्धि का मतलब है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा। आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का मतलब है कि जीडीपी बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी का मतलब फुल फॉर्म तो आप लोगों को पहले से पता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ना जीडीपी बढ़ेगा, फिर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय।
तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, तो हम कहेंगे कि आरबीआई की एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा यह महंगाई पर नियंत्रण रखता है। अब इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको कहा जाता है, महंगाई को ही कहा जाता है मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। तो ध्यान में रखेंगे कि यह, हम यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित, मुद्रास्फीति को नियंत्रित। तो ये बात हमें जानने की जरूरत है। आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने का प्रयास करती है। कैसे करेगी हम लोग ये देखेंगे। उसके आधार पर जैसे मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई बहुत सारी नीतियों को अपनाता है, जैसे आरआरबी ना, आरआरबी, एम एस सी, अभी बताते हैं क्या है, आपको समझ में आएगा। जैसे आरबीआई मौद्रिक, ये कौन अपना रहा है? मौद्रिक नीति कौन अपना रहा है? आरबीआई, है ना, आरबीआई। तो ध्यान में रखेंगे आरबीआई की नीति जो है उसी को हम मौद्रिक नीति कहेंगे। आरबीआई मौद्रिक नीति क्यों अपनाता है? तो महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद ये मौद्रिक नीति, क्या क्या मौद्रिक नीति है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। चलो कुछ और ना, और बातों की चर्चा कर लेते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है। देखिए, मौद्रिक नीति को ध्यान से समझने के लिए आप ये बात देखें, जैसे आर आर बी, फिर एम एस सी, इसका मतलब है, आप इसको क्या कह सकते हैं, यहां पर एक फर्स्ट आर का मतलब है रेपो रेट, दूसरे आर का मतलब है रिवर्स रेपो रेट, और तीसरे जो बी है इसका मतलब है बैंक रेट। अभी हम लोग समझेंगे, आज पढ़ेंगे, आज ही सब कुछ ये पढ़ेंगे, बैंक रेट। फिर एम का मतलब है मार्केट रेट, है ना, मार्केट रेट, है ना। एस का मतलब है एसएलआर और सी का मतलब है सीआरआर। कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने आपको समझाया भी था कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है ना। और ये बैंक रेट तो नहीं बात कर रखा था, लेकिन हमने रेपो रेट की बात कर रखी थी और रिवर्स रेपो रेट की बात कर रखी थी। क्या हुआ भाई? क्या? ठीक है। तो एमएसएफ रेट, ठीक है, तो एम का मतलब एमएसएफ रेट। तो यहाँ पर हम लोग इनके बारे में आज बात करने वाले हैं, बारी बारी से हम सबकी बात करेंगे। तो आरबीआई क्या करता है, कैसे करता है, लेकिन हम इन्हीं की बात करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिएगा। आरबीआई के कितने काम है मौद्रिक नीति के अंतर्गत? 2 काम है, महंगाई को नियंत्रित करना और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। इसका मतलब है आर्थिक समृद्धि, जीडीपी कैसे बढ़ेगा? जीडीपी तभी बढ़ेगी जब देश में उत्पादन होगा। इसका मतलब ये है कि उत्पादन कब होगा? जब किसी को ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा हमें, तभी तो हम ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, फैक्ट्री में ज्यादा लगा पाएंगे, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, ला पाएंगे और ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आरबीआई आपको क्या करेगा? आरबीआई आपको कुछ फंड भी देगा, पैसे भी देगा, वो चाहे डायरेक्ट दे या फिर इनडायरेक्ट दे। तो हम यही देखने वाले हैं कि डायरेक्ट देती है या फिर इनडायरेक्ट। बात मेरी समझ आ रही ना? तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो चलिए, हमने पिछली क्लास में लिखा था कि आरबीआई जो है वह मौद्रिक नीति के 2 उपकरण है। मौद्रिक नीति के कितने उपकरण हैं? 2 उपकरण है। बात मेरी समझ आ रही है? जैसे यहाँ पर आपने लिखा है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति आपको समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण। देखो भाई, मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपकरण शामिल हैं वो कितने उपकरण है? 2 उपकरण है। एक क्या है? मात्रात्मक उपकरण है। क्या है? मात्रात्मक है। ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। मात्रात्मक उपकरण है। और एक है चयनात्मक उपकरण। क्या है? चयनात्मक उपकरण। ध्यान से समझेंगे, चयनात्मक। देखो भाई, मात्रात्मक उपकरण एक ऐसा उपकरण होता है आरबीआई के अंतर्गत जिसमें आरबीआई क्या करेगा? एक निश्चित मात्रा में, एक मात्रा होगी कि भाई इतना हमें ऋण देना है, इतना कम देना है या इतना ज्यादा देना है। बस बात समझिएगा। मात्रात्मक में यह है कि भाई इतनी मात्रा में हमें किसी को ऋण देना है और इतनी मात्रा में
या इतनी मात्रा में नहीं देना है, ये हो गया मात्रात्मक। चयनात्मक का अर्थ क्या हो गया? चयनात्मक का अर्थ ये हो गया कि हमें कृषि क्षेत्र में ऋण देना है, उद्योग क्षेत्र में नहीं देना है। यहाँ क्षेत्रों का हम चयन करेंगे। आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो उपकरण को अपनाता है, एक मात्रात्मक और दूसरा चयनात्मक। मात्रात्मक के अंतर्गत वो क्या करेगा, मात्रा को डिसाइड करेगा कि कितनी मात्रा में ऋण देना है, कितनी मात्रा में नहीं देना है। जबकि चयनात्मक में क्या करे, डिसाइड करेगा कि भाई किसको देना है और किसको नहीं देना है। दोनों बातें समझ में आ गई? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ना, आपको बताएं। एक बात देखिए, अगर मान लीजिए कि देश में क्या है, देश में कृषि क्षेत्र जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र आगे है। एक सपोज दैट, आपको मानना है, कुछ करना नहीं है ना, एज्यूम कर लेना है कि कृषि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और उद्योग क्षेत्र बहुत अगड़ा हुआ है, और सरकार ने कह दिया, सॉरी आरबीआई ने कह दिया, आरबीआई ने ये कह दिया कि भाई हम 500 करोड़ का ऋण दे रहे हैं। कितने करोड़ का? 500 करोड़ का हमने ऋण दे दिया। अब एक बात बताइए, अगर उसने डिसाइड नहीं किया कि कितना कहां जाएगा, तो हो सकता है कि 400 करोड़ कहां चला जाए, 400 करोड़ उद्योग में चला जाए, तो कृषि को तो कम ही मिल पाएगा ना, कृषि को कम मिल पाए। उद्योग पहले से आगे था और आगे हो जाएगा, लेकिन कृषि बेचारा पहले से पिछड़ा था, अभी भी पिछड़ा रह जाएगा, आगे नहीं आ पाएगा। इसलिए आरबीआई ये चयनात्मक उपकरण को अपनाता है कि ताकि हम उस क्षेत्र में ऋण को दें जिस क्षेत्र में वास्तव में इसकी जरूरत है। बात समझ में आ गई? हाँ, कल की क्लास आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं क्या बात है। देखो, हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई मात्रात्मक और चयनात्मक उपकरण क्या है। आप उपकरण भी लिख सकते हैं पूरा, और नहीं उपकरण लिखना चाहते तो केवल मात्रात्मक और चयनात्मक लिख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, हम लोग देखते हैं कौन कौन से मात्रात्मक हैं और कौन कौन से चयनात्मक होंगे। LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। VRR, थोड़ा और इसको नजदीक कर लेते हैं, VRR हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, यहीं पर हम लोग बनाना भी शुरू कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। हो गया? देखिएगा, यहां पर हम लोगों को समझना है, अभी हम समझेंगे सारी चीजों को। ये है हमारे पास रेपो रेट, रेपो रेट, यहां है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। VRR के अंतर्गत, है ना, वेरिएबल रिजर्व रेशियो होता है इसका फुल फॉर्म, अभी हम लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बट आप ध्यान से समझते रहिएगा। VRR का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है कि जो बदलता रहेगा। रिजर्व का मतलब है जो रखा जाएगा, रिजर्व करके ना, कहते हैं ना रिजर्व कहता, तो रिजर्व का मतलब जो कोष में रखा जाएगा, कोष जो होगा, और रेशियो का मतलब है अनुपात। तो इसका अनुपात क्या होता है? बदलता रहेगा, ध्यान में रखेंगे। तो VRR इसको बोलते हैं, ध्यान में रखिए, अभी इसी में अपडेट हुआ है। अभी मैं कब की बात कर रहा हूं? 6 जून 2025। अभी ये जो 6 जून 2025 बीता हुआ है, अभी जून का महीना ये चल रहा है। आज से कितनी तारीख है? 15, 16, 18 हो गया। अच्छा ठीक है, आज 18 तारीख, और 6 जून को ही अभी इस पर काम हुआ। आरबीआई ने इसकी नीति को बदला है। क्या किया है हम इस पर चर्चा करेंगे, आज ही की क्लास में चर्चा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कल की क्लास में चर्चा होगी, चर्चा तो आज ही की क्लास में होने वाली है। यहां पर क्या होता है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, अभी हम सबको एक एक करके समझाएंगे, ध्यान में रखेंगे। एक होता है SLR, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हम इनकी बात करेंगे। फिर आप, यानी अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं भाई? मात्रात्मक की बात कर रहे हैं। मात्रात्मक के अंतर्गत ही हम आते हैं, और भी चीजों की बात करेंगे। हम अभी इनको हटाएंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, आप देखते रहिएगा, है ना।
एक होता है आपके पास बैंक रेट, बैंक रेट, अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, बैंक रेट ना, बैंक दर, रेट मीन्स क्या होता है, दर होता है, तो बैंक दर है ना? फिर इसके बाद एमएसएफ रेट, क्या होगा, एमएसएफ रेट, बात करेंगे क्या होता है। और एक हमारे पास और है ओ एम ओ रेट, ठीक है, तो ओ ओ एम ओ रेट। तो मात्रात्मक के अंतर्गत जो आरबीआई है इतने कार्यों को करती है, आरबीआई इतने तरीके से महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अभी हमने आपको एक चीज समझाया कि अगर आपसे कभी ये पूछ लिया है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो महंगाई को नियंत्रित करना, ठीक है, ध्यान में रखना, देश में महंगाई ना बढ़े, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। हम अगली बात करते हैं चयनात्मक के अंतर्गत। अगर हम चयनात्मक के अंतर्गत की बात करना शुरू करें, तो यहां पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आ जाओ आप यहां नीचे, और एक आपके पास है नैतिक दबाव, समझेंगे अभी नैतिक दबाव, एक है साख राशनिंग, साख है राशनिंग, ठीक है, हो गया। अगला है सीमांत, या इसी सीमांत को मार्जिन भी कहते हैं, मार्जिन सीमा निर्धारण ऐसा भी कहते हैं, सीमांत या मार्जिन सीमा निर्धारण। ओके, ओके, हो गया। चलो एक बात को ध्यान से समझते हैं, सुनना शुरू करते हैं, जल्दी करिएगा इसको, और इसको, हाँ, देखो भाई, हमने अभी कहा थोड़ी देर पहले, हमने ये बात कर रखी है कि मौद्रिक नीति के उपकरण जो हैं वो दो हैं, या मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है कि ये क्या करेगा, देश में महंगाई को कंट्रोल करेगा ना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि भाई सबसे पहले एलएएफ है। अच्छा, मात्रात्मक में हमने आपको बता दिया कि मात्रात्मक में आप ध्यान में रखेंगे, लिखाएंगे नहीं, अभी आपको बाद में लिखा देंगे, है ना, या पीडीएफ दे देंगे। तो मात्रात्मक में क्या है, मात्रात्मक का अर्थ ये हो गया कि एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में बात होगी कि भाई यहाँ पर एक निश्चित मात्रा में होगी, कि इतनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये डिसाइड होगा कि भाई इतनी मात्रा होनी चाहिए, 200 करोड़ 500 करोड़ मिलेगा, इतना मिलेगा, जो कुछ भी हो। हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि एलएएफ है और बीआरआर है, बैंक रेट है, एमएसएफ रेट है, ओएमओ रेट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपसे अगर कभी कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ, मान लीजिए आप भाई तैयारी कर रहे हैं, कोई कभी पढ़ लिख करके आए और वो पूछ ले कि रेपो रेट का फुल फॉर्म बता दो, रेपो रेट का फुल फॉर्म बता दो, और आपको ना पता हो, तो आप वहां पर टेंशन वेंशन मत लीजिएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, दूर दूर तक ये नहीं पूछा जाता है। देखिए, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, खोज खोज करके लेकर आइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, आप गूगल पर सर्च कर कीजिए, है ना, बुक्स को खरीदिए, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। तो क्या सारी चीजों को पढ़ना है? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो जरूरी यह है कि हम क्या पढ़ें, यह जानना बहुत जरूरी है।
तो हमें इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप इनके बारे में पूछेंगे या फिर आप खुद भी जानना चाहेंगे तो आप गूगल पर सर्च करके देख लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, तो बस ये जानकारी के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। अगर नहीं भी पता है तब भी कोई ना, ऐसा नहीं है कि बादल फट जाएगा और आसमान यहीं गिर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसको ना जाने तो ज्यादा बेहतर है। अब आगे बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में, हम लोग यहाँ पर बारी बारी से बात करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। हमने पिछली क्लास में ये देखा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बैंक है, आरबीआई, ये है आरबीआई, यहां पर हमने कर लिया एसबीआई, पंजाब, और एक और कर लेते हैं एचडीएफसी, एचडीएफसी। ये हमने तीन बैंकों को यहां रख लिया, और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसको चाहे तो फिर बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर आरबीआई जिस ब्याज दर पर इन बैंकों को ऋण देती है, आरबीआई जिस ब्याज दर पर एसबीआई को, पंजाब को, एचडीएफसी को, अच्छा हम लोगों ने पहले भी सुन रखा है, पहले भी अध्ययन कर रखा है कि आरबीआई देश की ऐसी संस्था है, या आरबीआई देश की ऐसी संस्था है जो मुद्रा छापने, कागजी मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। ध्यान रखेंगे, कागजी मुद्रा छापने का कार्य किसका है? आरबीआई का है। सिर्फ 1 रुपए नोट, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को और सिक्के को, 1 रुपए के नोट को और सिक्के को कौन जारी करता है? वो सरकार, भारत सरकार। लेकिन आरबीआई क्या करता है? बाकी सभी नोटों को जारी करता है। तो आरबीआई क्या करता है? सभी नोटों को जारी करता है। यह बैंकों का बैंक है, ऐसा भी सेंटेंस हम लोग सुनते हैं, बैंकों का बैंक है। या हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग प्रणाली में सर्वोच्च स्थान जो है वो किसका है? आरबीआई का। सर्वोच्च भी कह सकते हैं। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर ऋण किसको देता है? बैंकों को ऋण देता है। जिस ब्याज दर पर अगर ये ऋण दिया, इधर ऋण दिया, ये ऋण गया, तो जो ब्याज होगा, ब्याज दर, कोई तो ब्याज दर लगेगा, नहीं लगेगा भाई? कोई तो ब्याज दर लगेगा ना, वही क्या कहलाएगा? रेपो रेट। क्या कहलाएगा? रेपो रेट। तो ध्यान में रखेंगे, जो ब्याज दर लगेगा वही रेपो रेट है। फिर आरबीआई क्या करता है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसमें भी एक क्वेश्चन हम आपको अभी बताएंगे, एकदम जस्ट बताएंगे, पीटी का क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिएगा। और आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई जो है इनसे ऋण भी लेता है, इन बैंकों से ऋण भी लेता है। क्यों लेगा? हम अभी बात करते हैं। इनसे ऋण प्राप्त करता है, ऋण प्राप्त किया। यहां पर क्या है? ऋण दिया, यहां पर ऋण प्राप्त किया, ऋण लिया, और जो ऋण ले रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उस पर जो ब्याज दर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? हाँ, ब्याज दर। तो जो ब्याज दर लगा है उसी को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। आई होप कि ये बात समझ गए हम, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज है, यह ऋण कैसे दिया और लिया जाता है? यह ऋण अल्पकालिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है? अल्पकालिक होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीछे के इस आरेख में जाएं तो एलएएफ के द्वारा जो ऋण दिया जाता है या जो ऋण लिया जाता है वह कैसा होता है? अल्पकालिक। अब बात मेरी समझ में आ रही? कैसा होता है? अल्पकालिक होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत अब हमारे पास 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आ गया। रेपो रेट भी हमें पता हो गया, रिवर्स रेपो रेट भी पता हो गया, और एलएएफ भी पता हो गया। अगर हमसे एलएएफ पूछता है तब भी हम बता लेंगे, रिवर्स रेपो रेट पूछता है तब भी बता लेंगे, और सॉरी, रेपो रेट पूछता है तब भी बता लेंगे, और रिवर्स रेपो रेट पूछता है तब भी बता लेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? अब आगे सुनते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो ब्याज, यानी यहां पर हमने देखा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अभी इसी 6 जुलाई 2025 को, 6 जुलाई 2025 को आरबीआई की जो बैठक हुई, आरबीआई की बैठक में, अच्छा सॉरी, हाँ 6 जून, तो 6 जून
2025 को जो आरबीआई की बैठक हुई, इस बैठक में आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया और रेपो रेट में उसने क्या कर रखा है, रेपो रेट में 50 आधार की कमी कर दिया है। जहां पर पहले रेपो रेट 6% था, अब वहां पर कितना हो गया है, 5.50%। 50 आधार की क्या कर दी है, कमी कर दी है। बात मेरी समझ आ रही है, तो ध्यान में रखना है ना। तो ये पॉइंट आप लोग जानते रहिएगा। क्या हुआ, हाँ इसको आप लिख सकते हैं वर्तमान में, वर्तमान में रेपो रेट 5.50% है। कब भाई, 6 जून 2025। तो अभी ये आपका लेटेस्ट न्यूज है ये। हो गया, हाँ 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 हाँ, मतलब जैसे देखिए हम लोगों ने देखा है कि आरबीआई के अधिनियम 1934 में की द्वितीय लिस्ट में, द्वितीय सूची में जो शामिल हैं वो आरबीआई के अनुसार सब काम कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है हम लोगों ने देखा। अच्छा एक चीज और, हम लोग सब कुछ समझते चलेंगे साथ साथ, ठीक है, ये हो गया। हाँ। अगर अभी हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये मात्रात्मक जो है, मात्रात्मक के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा, आरबीआई जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत मात्रात्मक उपकरण अपनाता है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य में यहाँ पर बता देता हूं आपको, उद्देश्य है ना, इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना है। किसको नियंत्रित करना है, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना है, उद्देश्यों को नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यानी उद्देश्य क्या होता है, मुद्रा का उद्देश्य क्या होता है, देश में क्या हो, उत्पादन ज्यादा हो, तो क्या ये उत्पादन को कम करने का प्रयास करेगा। अगर उत्पादन को कम करने, लॉजिकली समझिएगा ना, उत्पादन को कम करने का प्रयास करेगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आरबीआई जो मौद्रिक नीति अपनाता है उसका उद्देश्य सिर्फ मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, न कि मुद्रा के उद्देश्यों की। मुद्रा का उद्देश्य जो है, मुद्रा का उद्देश्य क्या होता है भाई, उत्पादन ज्यादा हो, विनिमय आसानी से हो, है ना, तो ये सब चीजें हैं। तो उद्देश्य को नियंत्रित नहीं करता है बल्कि उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ध्यान में रखेंगे, उद्देश्य को नियंत्रित नहीं ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुद्रा के उद्देश्य, आप कहीं भी नोट करके लिख लीजिएगा, उद्देश्य को नहीं बल्कि मुद्रा के, मुद्रा की मात्रा, मात्रा, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत मौद्रिक नीति जो आरबीआई मौद्रिक नीति जो अपनाता है उसमें मुद्रा के उद्देश्य को नियंत्रित नहीं किया जाता है बल्कि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर दिया जाता है। जहां जहां क्या है, ढेर सारा नोट है, बहुत ज्यादा नोट है, उसको कम करना, मतलब ये मात्रा को कम करना है, तरलता को कम करना है, ना कि उद्देश्यों को कम करना है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। आई होप कि ये बात हम लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। और
इस समय देखिए आप लोग बीच बीच में देखते रहिएगा, CRR कितना है, SLR कितना है, CRR भी पहले जितना था, ये सब चीजें बदलती रहती हैं। RBI की जब बैठकें होती हैं तो आप उसमें देखते रहेंगे, है ना, फैसले लिए जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो हमने बात कर रखी है, यहाँ पर हमने जो बात कर रखी, वर्तमान में रेपो रेट जो है वो 5.50% है। ये 6 जून 2025 को लेटेस्ट न्यूज में है। और एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, और वो क्या ध्यान में रखने वाली बात है, वो ध्यान में ये रखने वाली बात है कि रिवर्स रेपो रेट पहले जितना ही है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है या 5.3 है ना, मुझे इसमें डाउट है, आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप लोग देख लीजिए उसमें। तो रिवर्स रेपो रेट आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूं, तब तक मुझे डाउट हो गया है। तो रिवर्स रेपो रेट तीन दशमलव 35 या 53, दो में से एक ही है, 35 है ना, सही ना, हाँ। तो रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में इतना ही है ना, प्रतिशत है। तो रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ है, 6 जून को जो बदलाव हुआ उसमें इसमें बदलाव नहीं हुआ, यहीं पर आपका बदलाव हुआ है। हम बात करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई तो ध्यान में रखेंगे, है ना, मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को निकालते हैं, कैसे कुछ क्वेश्चंस को क्या हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं, हम इसको देखते हैं, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन मैंने भेजा था यहाँ पर, बट चल ही नहीं रहा, तो मैं क्या बताऊँ इसको, अगर चल जाता तो, चल ही नहीं रहा है। तो है ये नहीं है क्वेश्चन, अब ये चल ही नहीं रहा, नहीं तो अभी दिखा देते कुछ क्वेश्चंस, और चलिए फिर बाद में इसको देखते रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं। एक बात बताइएगा, यहाँ पर मैं आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। चलो हम एक प्रश्न अपने ही तरफ से बना देते हैं, पीटी का क्वेश्चन होगा। अ, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है। आपको ये बताना है किसका प्रमुख उद्देश्य है। नंबर एक, रेपो रेट। नंबर दो, रिवर्स रेपो रेट। और आगे अभी तो कुछ और पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए इसी पर प्रश्न बना करके दे देते हैं। नंबर तीन, दोनों का। नंबर चार, दोनों में से किसी का नहीं। चलिए फटाक से आंसर कीजिए इसका। मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है। रेपो रेट का, या रिवर्स रेपो रेट का, या दोनों का, या दोनों में से किसी का नहीं। रिवर्स रेपो रेट। हाँ, कोई बात नहीं, बता सकते हैं आप लोग अपने अपने आंसर को। बताइए बताइए, दोनों को सोच करके बताइएगा किसका उद्देश्य हो सकता है। अच्छा, अभी इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं नहीं समझाया ना, चलो फिर से समझाते हैं और उसके बाद बताइएगा, है ना। मैं थोड़ा सा फिर से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाए और इसका आंसर आप बता पाए। हो सकता है कि आप लोगों में से, आप लोग जो अभी डाउट में हैं, हो सकता है कि यूट्यूब वीडियो भी कोई देखे तो उनको भी डाउट हो जाए, विद्यार्थियों को।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। आपको यही बताना होगा। उधर प्रश्न है, इधर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं इधर कुछ पल के लिए इसको हटा देता हूँ, इसको इन चीजों को। चलिए भाई, इधर मैंने कर दिया। इधर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैंने कल आपको समझाया था, पहले तो आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो यूट्यूब देखेंगे, उनको भी दिक्कत होगी। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पहले तो मैंने समझाया नहीं, कल समझाया था, तो पहले मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, रेपो रेट का मतलब है जिस ब्याज दर पर आरबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई को, पंजाब नेशनल बैंक को, एचडीएफसी को, या किसी भी बैंक को, यूनियन बैंक को, देश के किसी भी बैंक को ऋण दे रहा है, उसको हम रेपो रेट कहेंगे। और अगर देश के किसी भी बैंक से जो आरबीआई है वह ऋण ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। जिस भी ब्याज दर पर ऋण ले रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। अब हमको ये समझ में आना चाहिए वहां पर जो प्रश्न है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो भाई, एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इसने 100 रुपया दिया, किसको 100 रुपया दे रहा है, इनको, एसबीआई को, पंजाब नेशनल बैंक को, तो पहले 6% लगता था, अब कितना प्रतिशत लगेगा, 5.5% लगेगा। यानी यहाँ पर अगर हम 100 रुपया पर मान लेते हैं, कितने रुपए पर मान ले रहे हैं, 100 रुपए पर ही मान लेते हैं। तो 100 रुपए में ये क्या कर रहा है, 100 रुपए पर ये कितना प्रतिशत ब्याज ले रहा है, 5.5% ब्याज ले रहा है। 50% ब्याज ले लिया, है ना। जो ब्याज ले रहा है ये इधर हो गया। यहां पर रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या था, अच्छा कल के कॉन्सेप्ट को भी यहां पर मैं बताता हूं। अब यहां पर क्या है कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इन सबसे पैसे लेता है, तो जो ब्याज इनको देगा वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। और जो ब्याज दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3.35%। इधर जा रहा है ना, ये 5.55% किस, 50% किसके पास आ रहा है, आरबीआई के पास ब्याज आ रहा है। और ये जो ब्याज इधर जाएगा ना, ये ऋण लेगा तो इधर ब्याज जाएगा। अब समझते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तब आपको ये प्रश्न पर आप चर्चा कर पाएंगे। यहां मान लेते हैं ग्राहक है, कौन है, ग्राहक है, ये ग्राहक। एक बात बताइएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और कल भी हमने ये समझा था, आज भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर इसने क्या कर रखा है, मतलब रेपो रेट में कमी कर रखी है, किसने, आरबीआई ने। अब मेरी बात ध्यान से एकदम से सुनिएगा, एकदम लॉजिकली हम बात करेंगे, उसको देखिएगा। मान लीजिए कि आरबीआई आज कितना ले रहा है, आज ले रहा है 5.50%, किससे, 100 रुपए पर। इसका मतलब है कि 94.5 रुपया बचेगा इन सबके पास। कितना बचेगा, 94.5, यानी ना 94.50 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा इनके। अगर देखिएगा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसके अनुसार, यहाँ पर रेपो रेट के अनुसार कितना बचेगा, 94.50 रुपया इन सबके पास बचेगा, क्योंकि 5 रुपया 50 पैसे ब्याज ले लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अब इनके पास इतना पैसा है, 94.50 रुपये। अगर 94.50 रुपये है, अब ये ऋण देंगे ग्राहकों को, क्योंकि ग्राहक तो इन्हीं से ऋण लेता है ना। ग्राहक किससे ऋण लेता है, इनसे लेता है, बैंकों से, इनसे ऋण लेता है, यहां से ऋण जाएगा, ये देखिएगा। अब अगर ये ऋण लेगा, इनके पास 94.5% है, 50% है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर यही आरबीआई बोले, अभी ये 94 रुपया दे सकते हैं ऋण, कितना दे सकते हैं, 94 रुपए ऋण दे सकते हैं। लेकिन आरबीआई का मन किया कि यार अभी हम जो 5.50% ब्याज ले रहे थे, अब हम इतना नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम 10 रुपए लेंगे ब्याज। कितना लेंगे, 10 रुपए। आरबीआई का मन, आरबीआई ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, 10 रुपए ब्याज लेंगे। अब अगर मान लो कि उसने 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज लेना शुरू कर दिया, सोचो ध्यान से समझना, 10 रुपए ब्याज लेना शुरू कर दिया, तो कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा, अब 90 रुपए बचेगा। कितना बचेगा, 90 रुपए। एक बात बताइएगा, जब 90 रुपए बचा, ये ग्राहकों को अब ज्यादा ऋण दे पाएंगे कि जब 5 रुपए, मतलब कब ये ग्राहकों को ज्यादा ऋण दे पाते, जब 10 रुपए ब्याज लगेगा तब, या जब 5.5% इतना ब्याज लगेगा तब। जब यही ब्याज लगेगा तब ना, जब 5 रुपये ना 5.50% ब्याज लगेगा,
तब ये ज्यादा ऋण दे पाते ग्राहकों को, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा बचता। लेकिन जब 10 रुपए ब्याज लगने लगा तो इनके पास पैसा कम बचेगा, तो पैसा कम ऋण दे पाई है। सीधी सी बात है, आपके पास ज्यादा होगा ज्यादा दोगे, नहीं रहेगा नहीं देंगे। लॉजिक है ना। ठीक, आप देखिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा। एक बात बताइए, आप सुनते हैं ध्यान से। पिछली क्लास में, और जो लोग अभी यूट्यूब देख रहे होंगे उनके लिए भी, अगर ये क्या कर रहा है, 94 रुपया अगर इनको ऋण देता, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं दोनों को आरेख बना रहा हूं, 94 रुपया देता तो ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा आता, ज्यादा आता कि नहीं? ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा आता। जब 5.50% ब्याज लगाएगा तो ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा आएगा। अब ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा होगा तो एक बात बताइएगा, हम इसी से समझ लेते हैं। ग्राहकों के पास पैसा, चलो एक को हम क्या करते हैं ना, मैं यहां से कैसे लिखूं, चलो यही कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 94.50, इतना रुपया आ गया। तो ग्राहकों के पास पैसा क्या हो गया, पैसा ज्यादा हो गया। अगर ये क्या कर रहा है, ये पैसा देता, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर कितना आता भाई, 90 रुपए आता। कितना आता, 90 रुपए। और जब 90 रुपए आता तो ग्राहकों के पास पैसा क्या होता, बस भाई तुलनात्मक रूप से हम देख रहे हैं ना। हाँ, तो पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई जब 94 रुपया दे रहा है तो फिर ज्यादा हो रहा है, 90 रुपया दे रहा है तो कम हो रहा है। क्यों 90 रुपया देगा और क्यों 94 रुपया देगा, ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि रेपो रेट कम और ज्यादा कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, पैसा मार्केट में, बाजार में ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ, तरलता ज्यादा हो गई। क्या हो गई, बात मेरी समझ में आ रही? तरलता क्या हो गई, तरलता ज्यादा होने का मतलब आप लोगों को मैंने समझा रखा है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया। अभी के लिए आप अपनी भाषा में वैसे समझ लीजिए, मार्केट में ज्यादा पैसा हो गया मतलब तरलता ज्यादा हो गई। समझ आ गया? तो तरलता क्या हो गई, ज्यादा हो जाएगी। और जब तरलता ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब है कि जब ज्यादा पैसा रहे, तो हमने आपको एक बार बताया भी था कि जब ज्यादा पैसा हो जाता है व्यक्ति के पास, तो न चाहते हुए भी कुछ ना अनावश्यक चीजों को खरीदने लगता है, न खाने पीने लगता है। अभी ज्यादा आपके पास जेब में पैसा होगा तो आप क्या करेंगे, हाँ, आप ना खाए के मन रहे तब वो कहा आप चलिए यार कोल्ड ड्रिंक पी ली, मतलब मनमानी फिजूल में खर्च करेंगे। तो कहने का मतलब है तरलता ज्यादा हो गया तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, और जब खर्च ज्यादा करने लगेंगे तो कोई वस्तु क्या होगी, महंगी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ध्यान में रखिए, क्या होने के चांसेस हैं, महंगाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। इसी महंगाई को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। इसी महंगाई को हम क्या बोलते हैं भैया, मुद्रास्फीति। कि भैया मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, चांसेस ये है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या आरबीआई चाहेगा कि मुद्रास्फीति बढ़े? नहीं, आरबीआई चाहेगा कि नियंत्रित मुद्रास्फीति बढ़े। कल से वर्ड मैं समझाता चला रहा हूं, महंगाई बढ़नी चाहिए लेकिन अनावश्यक नहीं बढ़नी चाहिए, नियंत्रित एक निश्चित मात्रा में थोड़ी थोड़ी करके बढ़नी चाहिए, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज तो और भी है, वो भी सुनिएगा। अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है, यहां पर देखिएगा, क्योंकि 5 रुपया जब ब्याज लिया तो बैंकों के पास क्या हो गया, 94 रुपया बच गया। और जब 94 रुपया बच गया तो वो ग्राहकों को ज्यादा ऋण देंगे। जब ग्राहक के पास ज्यादा ऋण आएगा तो ग्राहक क्या करेगा, उसको निवेश करेगा, उद्योग लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा, उद्योग लगाएगा। और जब ग्राहक क्या करेगा, उद्योग लगाएगा, तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि देश की जीडीपी बढ़ेगी, और देश की जीडीपी बढ़ रही मतलब आर्थिक समृद्धि हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इस समय अभी मैं अभी वर्तमान की भी बात करूंगा, आप समझते रहिएगा। तो तरलता अगर बढ़ गया है, तरलता मतलब पैसा ज्यादा है, तरलता बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि औद्योगिक उत्पादन या उत्पादन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो चलो एक दूसरा तीर हम लोग इधर बना लेते हैं। तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा भाई, उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी,
आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि बढ़ने का अर्थ है कि देश में भैया ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, देश में ज्यादा आय आएगी। और जब आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी इसका मतलब है कि जो बच्चे कभी नहीं पढ़े होंगे वो लोग भी अब समझ जाएंगे कि देश की क्या होगी, जीडीपी बढ़ जाएगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। तो ये सब सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी, इसका मतलब है देश का विकास होगा। अब एक बात बताइएगा, मैं अभी की बात कर रहा हूं, आरबीआई ने पहले कितना था, कितना ब्याज दर था 6 जून से पहले, 6 जून से पहले कितना ब्याज था, जो सीआरआर था 6 जून से पहले, 6 जून से पहले, 6 जून से पहले कितना था, 6% था। कितना प्रतिशत था, 6% था। कौन, रेपो रेट, रेपो रेट 6 जून से पहले कितना था, 6% था। लेकिन आरबीआई ने 6 जून को क्या कर रखा है, 50 आधार कम करके 5.5% रख दिया। इसका मतलब है कि रेपो रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जब रेपो रेट को कम कर दिया है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। जहां 6 लेता था 6 रुपया, अब कितना लेगा, 5.5 रुपया, 5.5 ही लेगा। जब 5.5 ही प्रतिशत लेगा, अच्छा हमें हमारे आपसे ये मत सोचिएगा कि यार 5.5% ले रहा है 50 पैसा में का हुए, ये हमें आपके लगत है कि 50 पैसा में का हुए। लेकिन सोच के देखा कि अगर ना इस देश की जनसंख्या, हाँ इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 करोड़ है, 1 करोड़ 2 करोड़ एक ना नहीं, 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या में से अगर 100 करोड़ भी लोग क्या किए होंगे, खाता खुलवाए होंगे, और एक व्यक्ति के पीछे 50 पैसा भी बच रहा है तो 50 करोड़ हो गए। 50 पैसा में 50 करोड़ हो जाएगा तब। हाँ, तो ये 50 पैसा बड़े मार्के की बात है, हम लोगों के लिए लगता है कर यार चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बात मेरी समझ में आ रही है। तो एक एक रुपए का बड़ा महत्व है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इधर देखिएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 6 जून से पहले ये कितना था, 6% था। लेकिन 6 जुनवा के जब आरबीआई ने बैठक की तो आरबीआई ने एक निर्णय लिया कि भैया जो रेपो रेट है उसको घटा करके कितना करना है, 5.5% कर देना है। तो अगर अब 5.5% कर दिया आरबीआई ने रेपो रेट को, तो इसका मतलब है कि अब आरबीआई ब्याज कम लेगा। किससे ब्याज कम लेगा, बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से, वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज कम लेगा। और जब ब्याज कम लेगा तो इनके पास पैसा ज्यादा बचेगा, और जब ज्यादा बचेगा तो ये लोग ग्राहकों को ज्यादा ऋण दे सकते हैं, और जब ग्राहकों को ज्यादा ऋण देंगे तो फिर क्या होगा, देख रहे हैं आप, सबके पास पैसा ज्यादा हो जाए, उत्पादन ज्यादा होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ जाएगी, यानी देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो देश का विकास होने की संभावना है कि नहीं है। लेकिन महंगाई भी बढ़ने की जोखिम लगा रहे, ध्यान में रखिए, महंगाई भी बढ़ने का जोखिम लगा रहेगा। महंगाई नहीं बढ़ाना चाहते हैं हम, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ने का जोखिम बना रहेगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा जाएगा पीटी एग्जाम में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पीटी एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेपो रेट का उद्देश्य ना देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जाना, रेपो रेट का उद्देश्य देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है या महंगाई को नियंत्रित करने का प्रमुख उद्देश्य है। तो आप कह सकते हैं हाँ। अगर वही बढ़ा दिया, सोच कर देखिए, अगर ये क्या करता, अभी ये क्या करता, ऐसे सोचिए, अभी ये क्या करता, रेपो रेट को बढ़ा देता, रेपो रेट को क्या करता, बढ़ा देता आरबीआई। तो जब रेपो रेट को बढ़ा देता तो फिर इनको इनसे ज्यादा ब्याज लेता, और जब ज्यादा ब्याज लेता तो इनके पास पैसा कम पैसा बचते, इनसे भी कम दे पाते, और कम दे पाते तो ग्राहक के पास कम पैसा रहता है। जब ग्राहक के पास कम पैसा रहता है तो भैया ग्राहक ज्यादा सामान न खरीद पाते, और जब ज्यादा सामान न खरीद पाते देखता ना है, जब ना अभी केले का सीजन आ रहा है धीरे धीरे, हालांकि केला तो हर समय बिकता है, लेकिन केला एक सीजन आता है कि यही बरसात थोड़ा सा होने लगेगा तो केला इतना ज्यादा हो जाता है कि जब सड़े लगे तो कहीं आवा आवा, अच्छा 10 रुपये 5 रुपये दर्जन लीजिए, 5 रुपये आवा आवा भैया आवा, मतलब सड़े से अच्छा हुआ कि बेच के निकाला है। तो वैसे यहाँ भी है, और जब ज्यादा पैसा रहे तो खरीदे लगवा, जब पैसा नहीं रहे तो ना खरीदे तो सड़े लगे तो सस्ता हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है।
तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा। प्रश्न यहां पर क्या था, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है ना, किसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ध्यान में रखिएगा, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है। तरलता को नियंत्रित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है। रिवर्स रेपो रेट, अच्छा रिवर्स रेपो रेट। और महंगाई को नियंत्रित करना, हाँ? अच्छा ये बात आरेख पहले समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। हाँ होगा तो दोनों से बात सही है, लेकिन किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे। चलिए अच्छा, आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन में हैं तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न को इसको बदल देता हूँ, और मैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ मुद्रा की या तो तरलता तो मैंने लिख ही दिया। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, अभी इस प्रश्न पर आपकी चर्चा करते हैं, जब वो भी समझा देंगे तो चलिए, महंगाई को नियंत्रित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? अगर देखें महंगाई को नियंत्रित करना या नियंत्रित मुद्रास्फीति, वैसे तो है दोनों, लेकिन किसी एक ऑप्शन को टिक करना हो, है तो दोनों, ध्यान में रखिएगा। लेकिन देखिए रिवर्स रेपो रेट का हम इसको भी समझ लेते हैं, तब दोनों को एक साथ में समझा देते हैं। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जब ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। रिवर्स रेपो रेट का अर्थ है, रिवर्स रेपो रेट ये तब लगाती है कौन, आरबीआई, जब ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है और उस पैसे से ये खरीदारी करना शुरू करते हैं और लगता है कि महंगाई बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट लगा देता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि ये कहता है आरबीआई एसबीआई से, पंजाब से, एचडीएफसी, सारे बैंकों से कहता है कि तुम 3 रुपए में दे रहे हो किसको, 3 रुपए ब्याज पर किसको पैसा दे रहे हो, ग्राहकों को दे रहे हो, तो तुम क्या करो 3.35% पर किसको दे दो, मुझे दे दो। तो सारे बैंक इसको देना शुरू कर देंगे, जब इसको देंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो तरलता को सोखने का कार्य, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मार्केट से सोख लिया ना, तो तरलता को सोखने का कार्य किसका है, रिवर्स रेपो रेट। तरलता कौन सोखता है मार्केट से, रिवर्स रेपो रेट। बात समझ रहे हैं। और महंगाई को नियंत्रित करने, हालांकि दोनों है, महंगाई, इससे भी तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगा, तरलता को सोख लिया, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य तरलता को सोखना था, ताकि जो बढ़ रहा है, जो जोखिम आने वाला है वो ना रहे। और यहां से इससे क्या करना, इसको घटा करके बढ़ा करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। इधर सुनिएगा, इसका तरलता को सोखना नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है ना, रेपो रेट को घटाकर बढ़ा करके मुद्रा को नियंत्रित करना है, मतलब नियंत्रित मुद्रास्फीति लेकर के चलना है। तो नियंत्रित मुद्रास्फीति किसका उद्देश्य है, रेपो रेट का। नियंत्रित मुद्रास्फीति किसका उद्देश्य है, रेपो रेट का। समझ में, नहीं समझ में आया। हाँ यहां पर क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या करता है, मार्केट में जो पैसा है उसको सोख लेगा, जैसे सोखता उखता हम लोग रखे रहते हैं, पानी कहीं गिरा होता है ऐसे रख देते हैं, वो पानी खींच लेता है, ठीक है। ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट क्या करता है, मार्केट से सारा पैसा खींच करके लेकर चला जाएगा कहां पर, आरबीआई के पास। लेकिन रेपो रेट क्या करता है, रेपो रेट क्या करता है, मार्केट में ना, मार्केट में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। कम दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, रेपो रेट कम कर दिया तो मुद्रास्फीति बढ़ने के चांसेस होंगे। तो मतलब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, रेपो रेट। बात मेरी समझ आ रही। तो इस प्रश्न का अगर महंगाई को नियंत्रित करना या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, अगर ऐसा प्रश्न आ गया, किसी एक को चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे, रेपो रेट को। समझ में, हाँ महंगाई को या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना किसका उद्देश्य है, तो हम अगर एक को चुनना होगा तो किसको चुनेंगे, रेपो रेट। हमने क्या कहा, महंगाई को
या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना रेपो रेट का काम है, और इसका काम क्या है, अतिरिक्त तरलता को सोख लेना। सोख लेना, तरलता को बढ़ाना नहीं, सोख लेना। ये बढ़ा कहाँ रहा है, कभी नहीं बढ़ा सकता, ये सोख लेता है, और ये क्या करता है, तरलता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर अगर हमने लिखा था, प्रश्न क्या था, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है, मतलब महंगाई को नियंत्रित करना किसका प्रमुख उद्देश्य है, तो रेपो रेट का। समझ में आ रहा है? तो प्रश्न को आप ऐसा लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्या हुआ, अच्छा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो ये पूरा आरेख समझ में आ गया कि नहीं आ गया ना, ये पूरा आरेख समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ध्यान में रखिएगा, ये यूट्यूब पर रहेगा भी। और अगली बात हम लोग करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोगों ने अभी रेपो रेट को देखा और रिवर्स रेपो रेट को देखा। रेपो रेट का उद्देश्य क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का उद्देश्य क्या होता है, हमने इसको समझ रखा है ना? अगर मैं आप लोगों से एक, ये हो गया, मैं आप लोगों से एक प्रश्न बोल रहा हूं, आप वो बताइएगा मुझे। अगर आरबीआई क्या करे, रेपो रेट बढ़ा दे, तो बताइएगा तरलता क्या होगी। और अगर आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट, फटाफट बताइएगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे, तो तरलता पर क्या फर्क पड़ेगा। इसी को हम लोग उल्टा ले लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग उल्टा कर लेते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट साथ में बना करके, आप बताएंगे भी को, और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यहाँ भी घटा दे और यहाँ भी घटा दे, तो आप लोग मुझे ये बताएं, तरलता, और यहाँ पर बता दें तरलता पर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताइएगा फटाक से, है ना। रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ा, रेपो रेट का मतलब है क्या, वो रेपो किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, और जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी तो मतलब तरलता कम हो गई। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो मार्केट में तरलता ज्यादा हो जाएगी। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो मार्केट में तरलता बराबर रहेगी। हाँ, हाँ, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा देगा तो यहाँ भी तरलता कम हो जाएगी। कैसे, अभी यहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिए ये चित्र आपको समझना है। जब यहाँ पर 3 रुपए ब्याज दर पर ग्राहक को ना, यहाँ पर देखिएगा 3 रुपए ब्याज दर पर ग्राहक को ये सभी बैंक ऋण दे रहे थे, लेकिन आरबीआई ने कहा कि भैया तू 3 रुपए पर उन्हें सबके देते हुआ 3.35 पर या 4 रुपया में हमें दे दे, 4 रुपया ब्याज लगाई के। तो ये लोग कहाँ देंगे भाई, जहां ज्यादा लाभ होगा वहां देंगे, तो ये लोग इसको देना शुरू कर देंगे, इनको नहीं देंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। बात मेरी समझ आ रही है? यहाँ रिवर्स रेपो रेट भी तो बढ़ गया, बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, तो रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा देगा तब भी तरलता कम हो जाएगी, और रेपो रेट बढ़ा देगा तब भी तरलता कम हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, तो अगर रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दिया तो तरलता क्या होगी, कम हो जाएगी। भाई आगे है, रेपो रेट अगर कम कर दिया तो इसका मतलब है ब्याज दर आरबीआई ने कम लगा दिया, जहां 5 रुपए लेता था, 10 रुपए लेता था एसबीआई से, पंजाब नेशनल बैंक से, अब वो किसके पास, अब 2 रुपया ले रहा है, तो ज्यादा पैसा किसके पास बचेगा, इन बैंकों के पास बचेगा, और ये बैंक ज्यादा से ज्यादा ऋण देंगे, मतलब तरलता बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। बना सकते हैं इस डायग्राम को, है ना, आप ये समझ गए हैं। हो गया। अगली बात करते हैं,
ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अच्छा, लेकिन ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके लिए है? अल्पकालिक अवधि के लिए कि दीर्घकालिक अवधि के लिए? अल्पकालिक अवधि के लिए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कहीं ना कहीं हमने इसको लिखा होगा, हमें जहां तक लगता है। अच्छा, नहीं लिखा था लेकिन बताए थे ना शायद। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अल्पकालिक अवधि के लिए दिए जाते हैं। यह अल्पकालिक अवधि का ऋण है, ना कि दीर्घकालिक अवधि का ऋण है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। हो गया? चलिए, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। ये बातें हो गई। अब हम लोग यहाँ से हम लोग कुछ और बातों को समझने का प्रयास करेंगे इसी के माध्यम से। और देखिएगा आप लोग, एक बात बताइएगा। चलिए, हम आप लोगों से यहाँ पर बता ही देते हैं थोड़ा सा एक बार, और यहाँ नहीं, यहाँ बता देते हैं। रेपो रेट, रीपरचेस, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रीपरचेज ऑप्शन। ठीक है, तो रीपरचेज ऑप्शंस होता है कि भाई इसको पुनः खरीदा जा सकता है, ऑप्शंस होता है। हाँ, रीपरचेज ऑप्शन। और रेट का मतलब दर, वो तो पहले से ही है। रेट मीन्स क्या है? दर है। तो रेपो रेट का फुल फॉर्म जान लीजिएगा। रिवर्स रेपो रेट का भी फुल फॉर्म वही होगा, बस रिवर्स तो पहले लग जाएगा। ठीक है, रिसाइकलिंग होगा। नेक्स्ट हम बात करना शुरू करेंगे इस पर, ताकि आप इस चीज़ को और भी अच्छे से समझ पाएं। एक बात बताइएगा, यहाँ पर हम इस पहले आरेख के माध्यम से बात करना शुरू करेंगे। बताइएगा मुझे, अगर रेपो रेट हमने बढ़ा दिया, तरलता कम हो गई, तो साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना। साख सृजन का मतलब है कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, हाँ, नहीं कम नहीं, बढ़ने की बात मैंने कहा। अगर रेपो रेट बढ़ गया है, इसका मतलब है कि ज्यादातर ब्याज कौन ले रहा है? आरबीआई ले रहा है। जब ज्यादा ब्याज लेना शुरू करेगा, तब वो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, और बैंकों के पास जब पैसा कम बचेगा तो वो ऋण कम बांट पाएंगे। तो ऋण कम बांट पाना ही इसका मतलब है कि साख सृजन कम हो जाना। ज्यादा लोगों को ऋण अगर कोई बैंक दे पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका साख सृजन ज्यादा है। अगर कोई बैंक किसी को कम ऋण दे पा रहा है, लोगों को कम ऋण दे पा रहा है, इसका मतलब है उसका साख सृजन कम है। बात मेरी समझ रहे हैं? देखिए, हम लोग दिल्ली में थे तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स होता है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स होता है। साख सृजन वर्ड्स ये सब नहीं समझ में आता है कि ठीक से कि क्या बोले इसके लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग इसी चीज को, चलिए यहाँ से खींच करके यहाँ निकालते हैं, कि अगर हमने ये कर दिया भाई, रेपो रेट हमने बढ़ा दिया है, तो एक बात बताइएगा, साख सृजन की क्षमता, साख सृजन, हम साख सृजन, हम साख सृजन क्षमता क्या होगी भाई? कम हो जाएगी ना। साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। मतलब जब आरबीआई ज्यादा ऋण लेना शुरू कर देगा, तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा। बैंकों के पास कम पैसा बचेगा तो लोगों को ऋण कम दे पाएंगे। इसका मतलब है कि उसके साख सृजन की क्षमता कम हो गई। ठीक है, अब अगर साख सृजन की क्षमता कम हो गई, तो तरलता कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो जाएगी ना। मार्केट में मतलब पैसा कम दे रहा है, तरलता कम हो गया। कहने का मतलब है कि कान चाहे ऐसे पकड़ा चाहे ऐसे पकड़ा, पकड़ात कनवे बाटे, कुल मिला जुलाई किया बाटे। तरलता कम हो गई तो मुद्रा स्फीति क्या हो जाएगी? नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रा स्फीति नियंत्रित हो जाएगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी, मुद्रा स्फीति नहीं बढ़ेगी। मुद्रा स्फीति का मतलब है महंगाई हो जाना, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि नियंत्रित हो जाएगी। तो मुद्रा स्फीति नियंत्रित। लेकिन इसका कई के बार क्या होता है, उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है। उल्टा प्रभाव क्या पड़ जाएगा भैया? जब मार्केट में पैसा कम होगा, तो उत्पादन भी तो कम हो जाएगा, जबकि उत्पादन कम करना उद्देश्य नहीं था। लेकिन उत्पादन क्या होता है, जाने अनजाने में कम हो जाता है। कल के सेंटेंस में आपको मैंने लिखाया था। जैसे इसको आप ऐसे ही समझ लें
जब साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि औद्योगिक उत्पादन, उद्योगों को भी ऋण नहीं मिल पाएगा, और जब उद्योग को ऋण नहीं मिल पाएगा तो औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर औद्योगिक उत्पादन कम हो गया तो फिर क्या हो सकता है भाई, औद्योगिक उत्पादन अगर कम हो गया तो फिर आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगी, तो आर्थिक समृद्धि भी कम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये उद्देश्य है। ये पहली लाइन क्या है ये भाई, ये उद्देश्य, ये उद्देश्य होता था ना, ये क्या है, उद्देश्य। और ये क्या है, अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो क्या है, विपरीत प्रभाव। हम ये चाहते नहीं थे, लेकिन विपरीत, हम जो हम नहीं चाहते हैं वो हम उसकी संभावना मान करके चलेंगे कि ऐसा हो सकता है। विपरीत प्रभाव का ना विपरीत प्रभाव की संभावना भी हो सकती है। भाई ऐसा हो सकता है कि उत्पादन ना हो, कम हो जाए, आर्थिक समृद्धि कम हो जाए। आर्थिक समृद्धि कम हो गई तो जीडीपी वगैरह कम हो गया, प्रति व्यक्ति आय कम हो गया, देश पिछड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से रिवर्स रिवर्स रेपो रेट में भी बना सकते हैं आप, और इन सब में भी बना सकते हैं। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, और उसके बाद हम सीआरआर की बात करेंगे। ये इस पर हमारी बहुत चर्चाएं हो गई, और इस पर आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए। पेज बदल दें, जल्दी करिए, एक साथ में लिख लिया करिए, है ना। बैंकों, बैंकों की बैलेंस शीट, बैंकों की बैलेंस शीट, हो गया। हाँ, बैंकों की बैलेंस शीट। देखो भाई, अगर हम बैंकों के बैलेंस शीट की हम लोग बात करें, तो हम इसमें बैंकों के बैलेंस शीट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं वो सुनते हैं। भाई देखो, एक होता है देयता, देयता मत कर दीजिएगा, है ना, देयता। और एक होती है परिसंपत्ति। परिसंपत्तियां कर लेते हैं। ठीक है, ये देयता और परिसंपत्तियों में क्या अंतर है, अगर आप इसको, अगर क्या हुआ, क्या याद कर रहे हैं? अच्छा, है ना। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बैंकों की बैलेंस शीट को समझने के लिए हम लोग देयता और परिसंपत्तियों को समझ लेते हैं। परिसंपत्तियां क्या होती हैं और देयता क्या होती है। इसको समझने के लिए हम लोग जब दिल्ली में पढ़ रहे थे तो एक बड़ा सा, मतलब बड़ा ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया जाता था। आ, होता क्या है कि ना, मतलब समझ लेते हैं, एक ये, अब आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। दीवानी है,
ये और एक ये भाई साहब, है ना। चले, ये एक काल्पनिक नाम है, शिवानी एक काल्पनिक नाम है, इसका वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। बात मेरी समझ रहे हैं आप? सुनते हैं यहाँ पर, देखते हैं ध्यान से। तो दोनों जन गए, इन्होंने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं, है ना। अब ये मना भी नहीं कर सकते बेचारे कि चाय ना पिए, पक्का नहीं मना करेंगे कभी भी, दिल्ली उल्ली में आप रहेंगे तो मना होना नहीं होता है। अगर इन्होंने कह दिया कि चाय, या चाय का टाइम हो गया है, तो फिर पक्का कहा इन्होंने चाय पी लेते हैं, पहुंच गए दुकान पर, स्टॉल पर। और जैसे ही ना स्टॉल पर दोनों पहुंचते हैं, चाय ऑर्डर हुआ के लिए, और उसके बाद ये थोड़ा सा क्या करेंगे, पर्स वर्स अपना देखेंगे। जैसे ही पर्स वगैरह देखना शुरू करेंगे, तब तक ये बोलेंगे अरे यार देखो अच्छा नहीं है, रखो रखो। फिर ये बेचारे दे दे। मतलब भले ही इन्होंने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं, लेकिन देयता किसकी बन गई, देना किसकी जिम्मेदारी है, पैसा इनकी। मतलब पैसा कौन देगा, ये देंगे। तो जो दे रहा है उसकी क्या हो गई, देयता। क्या हो गई, देयता। मतलब देने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, हालांकि यहाँ पर ये होता है, बात सही है कि यहाँ पर कोई कहेगा नहीं, ये कहेंगे नहीं कि यार ना तुम दे दो तुम दे दो, कोई कहता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगे, पैसा निकाल करके दे देंगे। क्यों, अगर ये पैसा निकाल करके नहीं दिए तो इनके लिए तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इधर है साइड में पैसा देने के लिए, और जो पैसा देगा वही होगा साथ में, तो फिर मामला गड़बड़ होगा। इसलिए क्या करते हैं, ये बेचारे न पैसा रहेगा तब भी क्या करेंगे, यहाँ पैसा दे देंगे। ये हर हाल में होता है, दिल्ली की एक खूबी है ना। तो कभी मौका मिले तो आप लोग वहां पर ट्राई करिएगा, देखिएगा। हाँ, बात समझा रही नहीं यार, क्योंकि इतने बेरोजगार लोग यहाँ पर पड़े हैं, ये बेचारे क्या करेंगे, किस दिन काम आएंगे। तो इसलिए सोचते हैं कि कम से कम इसी बहाने वहन कर दें, कुछ काम आ जाए। और ये भी देखते रहेंगे कि ठीक है चलो तुम 5 रुपए नहीं दिए ना, तो अगली बार से चाय के लिए नहीं पूछेंगे, 5 रुपए 10 रुपए। तो अगली बार कौन जाएगा, जिसकी देयता होगी, जो देने के लिए तैयार रहेगा। तो ये क्या हो गया, ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही हाल चलता है, ध्यान से समझेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि जिसकी जिम्मेदारी है देना, वो उसकी क्या हो गई, देयता। और जो क्या कर रहा है भाई, जो दूसरी चीज है वो क्या हो गई, परिसंपत्ति। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये पढ़ने के लिए चले गए ना, ये पढ़ने के लिए दिल्ली में चले गए। मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि इनको क्या करें, पैसे दें, जिम्मेदारी है कि नहीं ना। माता पिता की जिम्मेदारी है, माता पिता माता पिता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह क्या करें, इनको पैसे दें पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो ये माता पिता की क्या हो गई ना, अभी लायबिलिटी हो गई, देयता हो गई कि भाई देना है, और ये पढ़ाई करेंगे। लेकिन जिस दिन ये पढ़ाई कर लेंगे, ये माता पिता इनमें निवेश कर रहे हैं भाई, अभी निवेश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनकी पढ़ाई हो गई, अब ये कमाने लगे, तो देयता कहाँ हो जाएगी, इनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी कि भैया अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये कमा करके माता पिता को। अभी ये क्या है, अभी ये माता पिता की एसेट्स हैं, क्या है, एसेट्स हैं। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं है? ये क्या है, माता पिता के एसेट्स हैं। क्यों एसेट्स हैं, क्योंकि माता पिता भी इसमें निवेश कर रहे हैं, परिसंपत्तियां हैं, और फिर धीरे 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 इन्हीं से क्या करेंगे, लाभ लेंगे। तो जिनसे लाभ मिले वो परिसंपत्तियां होती हैं, और जिनमें निवेश कर रहे हैं जितना, वो क्या है, जो निवेश करेंगे वो क्या है, देयता है, देयता। तो देख लेते हैं इसको, इसके लिए कुछ खास शब्दों को हमें लिखना होगा, हम लोग लिख लेते हैं उसको। ठीक, लायबिलिटी और एसेट्स। बैंकों में जो पैसा जमा है वह बैंक की क्या होगी, हाँ वो देयता होगी। वो बैंकों की क्या होगी, देयता होगी। और ग्राहक की क्या होगी, परिसंपत्ति होगी।
दोनों बातें अलग अलग है ना। बैंकों में जो पैसा जमा है, नंबर 1 पॉइंट पर जो पैसा जमा है, बैंकों में जमा धन, बैंकों में जमा धन बैंकों की क्या हुआ, नंबर 2। और कुछ बताइए क्या है, पूंजी मतलब क्या, नहीं देता मैं पूछ रहा हूँ, देता देता में और कोई आएगा? हुँ? क्या? अच्छा, ये बैंकों में जमा धन किसके द्वारा जमा होगा, जनता के द्वारा, जनता ही तो जमा करेगी। और क्या, हाँ मतलब आरबीआई से लिया गया ऋण, आरबीआई से ही तो बैंक लोग ऋण लेते हैं, तो आरबीआई से जब ऋण लेंगे तो उसको भी तो देना पड़ेगा, तो ये ना, आरबीआई से लिया गया ऋण। चलो परिसंपत्तियों की बात कर लेते हैं भाई, परिसंपत्तियों में बताइए कुछ होगा? क्या, क्या फिर से बोलिए फिर से। नहीं मैं यहाँ पर बैंकों की बात कर रहा हूँ ना, बैंकों की बात कर, हाँ बैंक से संबंधित, बैंकों की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो बैंकों में कौन सी बैंक की परिसंपत्तियां होंगी? बैंक की परिसंपत्ति वो होगी, जैसे यहाँ पर बैंक को बैंक में जमा कर दिया गया पैसा तो वो देयता हो गई, लेकिन बैंक ने अगर किसी को ऋण दे दिया तो वो उसकी क्या होगी, परिसंपत्ति होगी। परिसंपत्ति का अर्थ ये होता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एसेट्स का मतलब है जिससे हम लाभ कमाएंगे, तो जब बैंक किसी को ऋण दे देगा तो उससे लाभ ही तो कमाएगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बैंकों के द्वारा दिया गया ऋण। नंबर 2, और कुछ, ब्याज, तो बैंकों के द्वारा दिया गया ऋण तो वही तो है उनकी परिसंपत्ति, उसी पर तो ब्याज लेंगे। कैसे? हाँ, हाँ तो उसी पर तो लेगा, बैंक द्वारा दिया गया ऋण तो जो ऋण दिया है उसी पर तो वो ब्याज वाला लेगा, तभी तो परिसंपत्ति है। अगर ब्याज नहीं लेगा तो उसको लाभ कहाँ से होगा, और जब लाभ नहीं होगा तो परिसंपत्ति नहीं होगा। और कोई परिसंपत्ति हो सकता है? अग्रिम मतलब क्या? एफडी, एफडी कौन करता है, बैंक करता है। हाँ तो फिर तो बैंक की देयता हो जाएगी ना। बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, क्रय, आप अगर सरकारी प्रतिभूतियों का आपने क्रय कर रखा है तो वो आपकी परिसंपत्ति है। सरकार, जैसे सरकार क्या करती है, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, सरकार क्या करती है, प्रतिभूतियों, जब सरकार को जब सरकार के पास पैसा नहीं होता है तो सरकार क्या करती है, प्रतिभूतियों को बेचती है ना, प्रतिभूतियों को क्या करेगी, बेचेगी, बांड बना करके बेचती है। और जब प्रतिभूतियों को बेचती है तो उसको लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग इसको ऐसे समझे, एलआईसी वगैरह जानते हैं ना, तो एलआईसी में आप पैसे भरते हैं तो आपको एक कागज मिलता है, ठीक है, कागज मिलता है रखने के लिए, हाँ वही एक तरीके से प्रतिभूति हो गई। तो ऐसे ही अब एलआईसी को पैसे चाहिए, अब एलआईसी कहीं और निवेश कर रहा है, कहीं और मार्केटिंग कर रहा है, तो जब वहां से उसको लाभ होगा, मान लीजिए 10 रुपया, तो वो, हाँ तो वो 10 रुपया और लाभ हुआ, तो 10 रुपया लाभ में से वो क्या कर लिया, 5 रुपया अपने पास रखा, 5 रुपया आपको दे दिया। बात मेरी समझ रहे हैं? ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ये सरकार को भी पैसा चाहिए होता है तो सरकार अपने किसी भी क्षेत्र का क्या करती है, बांड बना करके बेचती है, प्रतिभूति बना करके बेचती है। वो 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 की, 10,000 की, 20,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, ऐसी प्रतिभूति होगी। जो प्रतिभूतियां होती है तो बैंक उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। अब सरकार उस पर क्या करेगी, ब्याज देगी, कभी सरकार उस पर क्या करेगी, ब्याज देगी, क्योंकि हम व्यक्तियों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद सके, क्योंकि हम लोग तो क्या करेंगे, सामान्यतः 200, 400, 500, 1000 रुपए का प्रतिभूति खरीदेंगे, तो उतने से सरकार का कुछ होने वाला नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा। तो इसलिए हम ना
वहां पर क्या है, बैंक क्या करती है ना, लाखों के करोड़ों के परिसंपत्तियों को खरीद लेती है। बात मेरी समझा रही है? तो उन परिसंपत्तियों से क्या होता है, सरकार के पास पैसे आ गए और सरकार उस पैसे का उपयोग कहीं देश समाज के विकास के लिए कर लेती है, और फिर उसको क्या करती है, जब ये बेचना चाहेंगे तो बेच देंगे और सरकार से उससे लाभ ले लेती है। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय हो गया। ये बताइएगा आप लोग मुझे, आ, जो आरबीआई क्या करती है, मुद्रा जारी करती है। भाई आरबीआई क्या करती है, मुद्रा जारी करती है मार्केट में। तो आरबीआई जो मुद्रा जारी करती है वो आरबीआई की देयता है या परिसंपत्ति है? हाँ, आरबीआई जो पैसे छापती है मार्केट में, जो जारी करती है पैसा, जो रुपया, वो आरबीआई की देयता है या आरबीआई की परिसंपत्ति है? बताइए फटाफट। सबकी परिसंपत्ति। बोलिए बोलिए शिवानी। हम्म? अरे कितनी बार बोलते हैं यार, चिल्लवा डालते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो पैसे छापती है, जारी करती है, जो कागज की मुद्रा जारी करती है आरबीआई, वो आरबीआई की देयता है या फिर उसकी परिसंपत्ति है? जो आरबीआई पैसे छाप रही है वो पैसा आरबीआई की देयता है या परिसंपत्ति? हम्म? देयता। हाउ, कैसे? हाँ, ठीक है। हम्म? तो क्या वो आरबीआई हमसे लाभ लेती है? आरबीआई अगर हम, तो आरबीआई को लाभ होता है? नहीं, आरबीआई लाभ नहीं लेता है। जैसे बैंक हमसे ब्याज लेते हैं हमें पैसा दे करके, क्या आरबीआई भी पैसा छाप करके हमसे लाभ लेने का प्रयास करता है? नहीं, वो तो देश का विकास के लिए काम करता है। हाँ, उसका आरबीआई का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो आरबीआई द्वारा मार्केट में मुद्रा जारी करना उसकी देयता है, लायबिलिटीज है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि उस पर वो लाभ नहीं लेता है। तो दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी है कि भाई आपको देना है, और दूसरी तरीके से आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि देता है क्योंकि परिसंपत्तियां वे चीज होती है जिनसे हमें लाभ हो, और देयता वे चीजें होती है जिनसे हमें लाभ ना हो। तो आरबीआई क्या करता है, मुद्रा जारी करता है, उसको कौन सा लाभ है, उसकी जिम्मेदारी है। बात मेरी सुनना रही? हाँ। तो आप नीचे नोट करके लिख सकते हैं, आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में जारी की गई मुद्रा। हाँ हाँ, नोट करके ऐसे अलग से लिख लीजिएगा। हाँ हाँ, या तो देयता में ही लिख लीजिएगा। हाँ, आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में जारी की गई मुद्रा उसकी देयता है। आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में जारी की गई मुद्रा उसकी देयता है। हो गया? अब आगे हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, VRR की बात करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रखे हैं। तो ये हम लोगों ने कहीं पर लिखा यहाँ पर, ये है VRR। अब हम लोग, हमने रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, VRR पढ़ना है, यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे
वेरिएबल रिजर्व रेशियो। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। VRR वेरिएबल स्पेलिंग क्या हो सकती है? वेरी ना, वेरिएबल रिजर्व क्या नहीं, हाँ, VARI, VARR। अच्छा, यहाँ ये VRR का फुल फॉर्म ही बता रहे हैं आप लोग ना? अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी हम इसके बारे में। हिंदी क्या होगी? तो वेरिएबल मतलब परिवर्तनीय। परिवर्तनीय कोष अनुपात, इसको समझते हैं ये क्या है? वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनीय कोष अनुपात। परिवर्तनीय कोष अनुपात क्या है, इस बात को समझिए। इस बात से देखो भाई, ये क्या होता है ना कि आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था? आरबीआई अधिनियम 1934। आप लोगों ने पढ़ रखा है आरबीआई अधिनियम 1934, 1934। इस ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से क्या किया गया कि इसी के माध्यम से आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई ना, 1 अप्रैल 1935 को की गई इसी अधिनियम के माध्यम से। इसी अधिनियम में एक बात और भी कही गई, क्या हुआ? इसी अधिनियम के माध्यम से एक बात और कही गई कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, ध्यान से एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख तो नहीं रहे हैं तो इसलिए सुनिएगा बढ़िया से, नहीं तो दिमाग के ऊपर से उड़ गया तो फिर जाकर के वीडियो देखना पड़ेगा। आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से यह कहा गया कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, सभी कॉमर्शियल बैंक को अपनी जो उनकी जो मुद्रा होगी, अपनी जो कोष होगी, उस कोष का जो रिजर्व होगा उसका कुछ अनुपात क्या करना होगा? रिजर्व के रूप में रखना होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। इसके अनुसार ये कहा गया आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार कि जितने भी व्यापारिक बैंक है उन सभी बैंकों को, जितने भी व्यापारिक बैंक है उन सभी बैंकों को अपनी धनराशि का, अपनी कुल धनराशि का कुछ प्रतिशत हिस्सा रिजर्व के रूप में रखना होगा। उसी को कहा गया ना, उसी को, और ये कहा गया, एक बात ये भी कही गई कि जो रिजर्व के रूप में रखेंगे वह बदलता रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा, इसीलिए इसको VRR कहा गया। बात समझ आ गई? आरबीआई ने कहा, जब आरबीआई अधिनियम 1934 बना तो इसी में यह कहा गया कि भाई भारत में जितने भी व्यापारिक बैंक बनेंगे, सभी व्यापारिक बैंकों को जितना उनके पास पैसा होगा उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना होगा। और जो सुरक्षित रखना होगा कुछ हिस्सा, ये अनिवार्य है, मनमानी नहीं रख सकते कि हम इतने रखब, ऐसा नहीं। वो कहा गया कि जितना आपके पास पैसा होगा उसका कुछ हिस्सा, मतलब मैं निश्चित कर दूंगा, उसका कुछ हिस्सा आपको क्या करना होगा? रखना होगा। जैसे अगर मान लीजिए 100 रुपया किसी बैंक के पास है तो इसमें कहा गया कि भाई 10 रुपया आपको रखना होगा, 10 रुपए रखना होगा। रखना कितना है? 10 रुपए। तो किसी के पास अगर 200 रुपया है तो उसको कितना रखना होगा? 20 रुपए रखना होगा। बात मेरी समझा रही?
कि मतलब अपनी कुल राशि की, सॉरी, अपनी कुल राशि की वो क्या करेगा, उसको कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में रखना है, कोष के रूप में रखना है। आगे ये भी कहा गया कि लेकिन यह क्या होगा, परिवर्तनीय होगा, मतलब बदलता रहेगा। तो इसका इसलिए इसको कहा गया VRR, यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनीय कोष अनुपात। मतलब जो सुरक्षित कोष में रखोगे वह बदलता रहेगा, इसलिए उसको परिवर्तनीय कहा गया। और अनुपात में एक निश्चित अनुपात में रखा जाएगा, इसलिए इसको अनुपात कहा गया। तो ये RBI अधिनियम के अनुसार आ गया। अच्छा, ये जो VRR आया, RBI अधिनियम 1934 के अनुसार रखने की बात की गई, सुरक्षित रखने की, है ना। सुरक्षित कोष रखने की बात हुई, ठीक है, बस मैंने शॉर्ट में लिखा दिया। तो कुछ निश्चित मात्रा में सुरक्षित कोष रखने की बात हुई, और ये कहा गया कि ये परिवर्तनीय रहेगा, बदलता रहेगा, इसलिए इसको VRR कहा गया। आगे ये कहा गया कि ये VRR जो है यह दो प्रकार का होगा। VRR जो है ये कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा, यह दो प्रकार का होगा VRR। पहला क्या कहा गया, CRR होगा, CRR, और दूसरा क्या होगा, SLR। भाई अब हम समझते हैं क्या है CRR और क्या है VRR, SLR। आज ये टफेस्ट वाला खत्म हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन वेंशन नहीं होगा, समझा देंगे अभी सब कुछ। 1:30 बज गया क्या, 2 बजे छोड़ दें कि 3 बजे, क्यों नहीं। कालैया जी से मत पूछिए, क्योंकि इनको तो यहीं नजदीक रहना, आपको दूर जाना है। अगर बता देंगे तो यहीं इसको समझा करके यहीं रोक देंगे, फिर कल पढ़ाएंगे, और नहीं तो आगे पढ़ाएंगे। हो गया भाई। देखो क्या कहा गया, VRR और CRR क्या हो गया, जो निश्चित सुरक्षित कोष रखा गया उसमें कहा गया कि भाई जो रखना है उसको हम भी VRR कहेंगे। और ये VRR दो प्रकार का होगा, एक CRR और दूसरा SLR। ये VRR और SLR है क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा से, ताकि अगर आपको जाने का भी मन करेगा तो आप जा सकते। देखिए पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, CRR के बारे में। CR फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। नकद कोष अनुपात। भैया नकद रखना है, मतलब सोना चांदी के रूप में नहीं रखना है, किस रूप में रखना है, नगद। देखा पहले ही बात रख दिया है, CRR के अंतर्गत सोना चांदी नहीं रखना है, SLR के अंतर्गत भले रख सकते हो, लेकिन CRR के अंतर्गत नहीं रख सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनिए। हो गया, देखो यहाँ पे देखिए, इसमें एक चीज और है जो कि मैं अभी नहीं समझाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा बता दूंगा ऐसे हिंट्स के तौर पर, बाकी कल समझाऊंगा। इसमें ये कहा गया, अच्छा ये बात किसके अंतर्गत की जा रही है, ये VRR किसके अंतर्गत बात की गई है, RBI अधिनियम 1934 के अनुसार। ध्यान में रखेंगे ये RBI अधिनियम 1934 है, तो RBI अधिनियम 1934 के अनुसार ही के अकॉर्डिंग ही VRR की बात की गई। इसका मतलब CRR भी RBI अधिनियम 1934 के अनुसार चलेगा, और SLR भी RBI अधिनियम 1934 के अनुसार चलेगा। इसमें क्या कहा गया CRR के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक जो होंगे उनको अपने NDTL का मतलब है जो उनका खुद का पैसा है, बस अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए, जो उनके पास अपना खुद का है ना, जो उनका पैसा है खुद का, है ना, जो जिसका देना है दे करके जो बचा है, जो खुद का पैसा है, जो पैसा है NDTL, अभी के लिए ऐसा समझिएगा, कल हम इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे NDTL। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको अपने NDTL का
अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल मतलब एनडी टीएल, एनडीटीएल है ना, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। निवल, निवल होता है, तो अभी हम कल बात करेंगे, बस इतना समझिएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये नहीं समझा पाएंगे। तो एनडीटीएल जो है इसमें ये कहा गया सीआरआर के अंतर्गत कि आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार ये बात कही गई कि जो व्यापारिक बैंक है उन व्यापारिक बैंकों को अपने कोष का सॉरी अपने कुल जो उनके पास पैसा है, अपने पूंजी का कुछ निश्चित अनुपात क्या करना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा। और जो आरबीआई के पास रखेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, सीआरआर। समझ में आ रहा है? तो इसको लिए ऐसे हम बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर हम लोग आरबीआई बना ले, यहां पर हम क्या कर लें, एसबीआई बना ले, या कोई और बैंक बना सकते हैं ना, और यहां पर इसका कुछ एनडीटीएल होगा, एनडीटीएल होगा कि नहीं होगा, एनडीटीएल, तो एनडीटीएल का, ठीक है, एनडीटीएल का कुछ हिस्सा, हाँ एनडीटीएल, एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना है, ठीक है ना, कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना है। इसी को क्या कहा गया, इसी को क्या कहा गया भाई, सीआर, बना लो फटाक से। इसी को कहा गया कुछ हिस्सा आरबीआई के पास, हाँ, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार इसी को कहा गया सीआरआर। ये देखिए बदलता रहेगा ना, हाँ बस कर रहा है, ठीक है। अच्छा कल पढ़ाएं, ठीक, कल से लेट पढ़ाएं, लेट मतलब अच्छा हम कहें कि 12 बजे से पढ़ाएं, लेट पढ़ाने का मतलब यही था। अच्छा ठीक है, बहुत सुनना पड़ता है ना, क्या कर रही हैं, हो गया भाई। अच्छा एक चीज आप ध्यान में रखो, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, सीआरआर है क्या, सीआरआर भाई नगद रखना है, सोने चांदी के रूप में नहीं रखना है ना। मान लीजिए कोई बैंक के पास 10,000 का सोना है, 20,000 रुपया कैश है, तो सोना ये नहीं कहेगा कि भैया है 10,000 का कैश सोना रख ले, सोना नहीं रखना होगा, क्या रखना होगा, नगद रखना होगा, पैसा रखना होगा, उसी को सीआरआर। तो सीआरआर हर समय नगद के रूप में रखा जाएगा। तो आज आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जो बातें अगर आपको डाउट रहेगा तो आप जरूर पूछिएगा, कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है। कल की वीडियो 2-4 दिन की वीडियो तो यूट्यूब पर रहेगा। और चलिए हम जितना यहाँ पर भेज, देखिए इधर जितना हम आपको यहाँ समझाएंगे उतना हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ बना करके अगर आप लोग कहेंगे तो भेज दिया करेंगे, आप उसको भी देख सकते हो। और वैसे बहुत ज़्यादा आप लिखना उखना लिखने उखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो सब कुछ काम खत्म हो चुका होगा, ठीक है।